तो फिर एक बार स्वागत है आप सभी का इतिहास की क्लास में। ये बड़ी बात है कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास बेसिकली मस्ती का चीज़ है ना। इसको ज़्यादा कभी कभी गंभीर लगे तो उसको थोड़ा रुक करके मतलब क्या है इसमें, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा बोझ नहीं बनाना है इसको। ठीक। मेरी नज़र पूरी तरह से है आपके एग्जाम पे, इसलिए आप बस पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। बड़ी बात है, आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं सभी लोग, ठीक है। पीठ थपा लिया करिएगा अपना, है ना। नहीं, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी स्वागत है क्लास में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुछ भी इधर उधर की बातें टाइप नहीं करेंगे, है ना। एकदम से फोकस रहिए पढ़ने पे, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे, बात शुरू करते हैं। कल हम लोग बंगाल विजय पे बात कर रहे थे, करेक्ट। याद है ना सभी को। इसमें सबसे पहले बंगाल का एक परिचय मैंने आपको दिया, और मैंने ये भी कहा साथ साथ कि आप पढ़ना चाहें तो एक बार चैप्टर नंबर 1 से पढ़ लीजिएगा भी, ठीक है। जोहार झारखंड, जोहार जोहार, ठीक है। छोटू कुमार झारखंड से, ठीक है। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी हमने, आपको याद होगा जब हम आपसे बात कर रहे थे, है ना। ये मान लो बंगाल बिहार उड़ीसा है, तो मुगलों के पतन के बाद यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति क्या थी और आर्थिक परिस्थिति क्या थी। आर्थिक परिस्थिति में क्या होता है हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे जब बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होंगी, मान लो नादिर शाह, अहमद शाह, मराठे, मुगल, सब एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, है ना। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, व्यापार प्रभावित होता है, इंटरनल ट्रेड प्रभावित होता है, शहरों को नुकसान, ये सब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपको। लेकिन समुद्री व्यापार जो है खूब फ्लरिश कर रहा था, और हमने बताया उस समय हम लोग बात करें एग्रीकल्चर, ठीक है, हम लोग बात करें ट्रेड, और हम लोग बात करें इंडस्ट्री। जैसे कि हमने बताया सूती कपड़ा उद्योग, रेशमी कपड़ा उद्योग, दो तो हमने बताया ही बताया था आपको, जहाज रानी उद्योग, शोरा, इसके अलावा चीनी वगैरह पे भी कुछ कुछ काम जो हैंडमेड चीजें होती थी, और तेल का भी कारोबार, चूंकि खेतीहर अर्थव्यवस्था भी थी वहां की। बंगाल सप्लाई करता था भारत के अलग अलग हिस्सों को, और इधर की तरफ भी सप्लाई होता था, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया से भी उसका लैंड रूट था, ट्रेड था उसका, ठीक है। इधर से भी उसका संपर्क था, लेकिन नादिर शाह, अहमद शाह तमाम कारणों से कमजोर पड़ गया, लेकिन आर्थिक महत्व तो है। मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, पूरे एशिया में जो ट्रेड कर रही है इस समय 1750 के आसपास, 60% हिस्सा तो उसका केवल बंगाल से हो रहा है, ठीक है। तो सोचो कितने इसकी वैल्यू थी कपड़ों के मामले में खास करके, क्योंकि मसाले तो बंगाल में मिलेंगे नहीं बहुत ज्यादा, कपड़ों के मामले में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी उस समय बंगाल के। अब परिचय देने के बाद, जैसे हमने जस्ट जानकारी के लिए बताया कि देखो मुगलों से कमजोर होने के बाद मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सब हैं एक ही वंश के, बट इनमें भी उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष होता रहता था, ठीक। यहां भी गुटबंदी थी, यहां भी उत्तराधिकार, फिर भी जो एक बार सत्ता में आ रहा, जैसे काफी योग्य था मुर्शिद कुली खां, तो कुछ समय तक उसने शासन किया, ठीक है। मुर्शिद कुली खां ने कुछ समय तक शासन किया। ऐसे ही आर्थिक परिचय में हमने बता दिया था आपको, तो बंगाल की अहमियत देखोगे आप, तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण से भी बड़ा भूभाग है, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखोगे आप, और ईस्ट इंडिया कंपनी को तो उससे ज्यादा किसको पता है उसका महत्व, जिसका आधा से अधिक व्यापार बंगाल से हो रहा हो। तो सबसे ज्यादा बंगाल की अहमियत किसी को पता है तो वो अंग्रेजों को, और अंग्रेजों का बहुत सारा व्यापारिक केंद्र पहले से है बंगाल बिहार उड़ीसा में, है ना। कलकत्ता उनका मुख्यालय हो गया, पटना तक में उनके व्यापारिक केंद्र थे, कासिम बाजार है, ढाका है, उड़ीसा में बात करें हम लोग तो हरिहरपुर है, बालासोर है, ऐसे करके उनके और भी व्यापारिक केंद्र थे, है ना। तो ये कल एक परिचय की बात हो गई थी। अब हम लोग अभी बात करने वाले हैं
पलासी की लड़ाई, है ना। थोड़ा पहले मैं इसको समझा देता हूं आपको, फिर हम लोग इसको लिख लेंगे। 23 जून 1757, पलासी की लड़ाई। ठीक, ये हो जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और बंगाल के नवाब के बीच में। नवाब इस समय था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1756 में नवाब बना था। मुश्किल से 1 साल सवा साल रह पाया था सिराजुद्दौला। और कंपनी का नेतृत्व इस समय क्लाइव कर रहा था। पलासी एक जगह है मुर्शिदाबाद में। जब आप थोड़ा बहुत मैप देखेंगे वेस्ट बंगाल वाले, यहाँ मुर्शिदाबाद, यहीं कहीं आपको पलासी दिख जाए। मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको कि जानना ही जानना है अभी। जब हम मैप वर्क करेंगे तो अलग से करेंगे मैप वर्क, बस जानकारी के लिए। अब समझो ये भी जो है मुर्शिदाबाद से लगा हुआ है इलाका है। मुर्शिदाबाद बंगाल का कैपिटल रहा है। मुर्शिदाबाद के बाद कैपिटल मुंगेर कर दिया जाएगा। ठीक है, बंगाल का कैपिटल रहा है। कारण में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला कारण ये देखा जाता है इसमें, सत्रह सौ सत्रह के फरमान को लेकर विवाद। एक मुगल शासक है, उसका नाम है फर्रुखशियर। उसने अंग्रेजों को एक आदेश दिया, फर्रुखशियर ने, कि भाई तुम 1 साल में इतने पैसे देना, तो कंपनी के नाम पे जो भी आयात निर्यात होगा बंगाल में आपको कर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जैसे मान लो यहां कहीं कलकत्ता है सपोज दैट, तो कलकत्ता के आसपास 38 गांवों को आप किराए पे या खरीद सकते हो। इस फरमान में बंगाल को लेकर के क्या था, एक तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, दूसरा कलकत्ता के आसपास 38 गांवों को आप खरीद सकते हो। ठीक है, तीसरा बंगाल का जो टकसाल था वहां कंपनी अपने सिक्कों को भी ढाल सकती है। सिक्का ढालना एक तरह से संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। रुपए पैसे ये सब राज्य के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब मूर्ख शासक को तो कुछ भी अधिकार दे देगा। मुगल आपस में मतलब खूब उठापटक चल रही थी मुगलों की। एक शासक बनता था, 4 उसको मारने के लिए तैयार बैठा रहता था। अगला शासक बनता है, फिर 4 उसको फिर मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो ये भी कोई बहुत बुद्धिमानी वाला काम नहीं था कि सिक्का जारी करने का आप उसको अधिकार दे रहे हैं, बट दे दिया। कंपनी ने कहा स्थानीय को, भाई ये बात तो मुर्शीद कुली खान ने ये बात नहीं मानी। बोला कि नहीं, आप आयात निर्यात पे आप शुल्क मत देना। ठीक है, उसके लिए एक शब्द आपको मिलेगा दस्तक, मैं लिखवाऊंगा आपको इस पे। दस्तक यानी पास। लेकिन निजी व्यापार पे आपको शुल्क देना ही पड़ेगा। ठीक है, निजी व्यापार पर आपको शुल्क देना पड़ेगा। टकसाल की अनुमति नहीं है और कलकत्ता के आसपास, क्योंकि वो समझ रहा था जितना ज्यादा क्षेत्र आएगा उतना ही ये मजबूत। मुर्शिद कुली खान ने सख्ती से रोक दिया। कंपनी को तकलीफ थी कि बॉस से मुझे ऑर्डर मिला है और छोटा बॉस, कंपनी को यह था कि बड़ा चेतन मुझे अधिकार दे रहा है और छोटा चेतन मुझे काम करने नहीं दे रहा है। मुर्शिद कुली खां के पास चेतन बदल गया। उस चेतन ने भी वही नीति अपनाई, भाई तू व्यापार कर ले, बाकी तुझे देने वाला नहीं मेरा। कंपनी को मुनाफा क्या था, कर्मचारियों को पैसे कम मिलते थे, कंपनी चोरी छिपे निजी व्यापार दस्तक का दुरुपयोग कर लेती थी। फिर भी सख्ती बरता जाता था, कंपनी को डराया जाता था, है। उसके बाद सजाउद्दीन के बाद सरफराज आया, अलीवर्दी आया। अलीवर्दी ने भी सेम काम। आप व्यापार करिए, मालिक मत बनिए, यहाँ का बॉस मत बनिए, आप संप्रभु शासक मत बनिए, आप यहाँ का सोवरेन रूलर आपको बनने की जरूरत। तो ये टकराव नवाब दर नवाब बढ़ता ही गया। ये टकराव चल रहा है, कंपनी की छटपटाहट है कि हम और अधिक पैसा कमाएं। जब 1754-55 में कंपनी कर्नाटक में अपनी स्थिति मजबूत कर लेती है तो कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कंपनी ने यहां पीटी पास कर लिया था यूपीएससी का, तो कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया।
अभी समस्या चल रही है वहां पे। वहां क्या होता है, 56 में एक नया नवाब आता है, युवा भी था और उग्र भी बहुत था, उत्साही भी बहुत था। इसने क्या किया, एक साथ बहुत सारा पंगा ले लिया। बंगाल की राजनीति में बड़े बड़े व्यापारियों की बड़ी भूमिका थी, ठीक? वहां बड़े बड़े बैंकरों की भूमिका थी, व्यापारियों की भूमिका थी, है ना, बंगाल की राजनीति में, ठीक? आपने सुना होगा नगर सेठ, जगत सेठ, ऐसे कभी नाम नहीं भी सुने तो अब सुन लीजिए, अब आदत पड़ जाएगी आपको, ठीक है ना। जैसे अमी चंद उस समय का नगर सेठ था, बहुत बड़ा व्यापारी था। जगत सेठ कई सारे थे, जगत यानी पूरे विश्व का सेठ, बैंकर, एक तरह का सम्मान सूचक उपाधि मिलता था, कुछ परिवार होते थे। जैसे कलकत्ता वाला मानिक चंद भी जगत सेठ था, स्वरूप चंद, ऐसे करके बहुत सारे जगत सेठ थे। क्लाइव जब सिराजुद्दौला आता है तो देखता है कि भाई ये सब जो इनकी पकड़ बहुत ज्यादा प्रशासन में, सिराजुद्दौला चाहता है इनको थोड़ा कमजोर करना। सिराजुद्दौला की नीतियों से कुछ बड़े व्यापारी, कुछ बड़े बैंकर नाराज हो जाते हैं। मीर जाफर को भी अपमानित करता है एक दो अवसरों पर, तो वो सब नाराज हो जाते हैं। तो ये जो बड़े व्यापारी और बैंकर थे, इनका अंग्रेजों से, फ्रांसीसियों से बहुत अच्छे संबंध थे। इनका कारोबार तो व्यापार से चलता था, तो इनके तो बड़े अच्छे संबंध थे। तो अंग्रेजों को भी लगने लगा कि भाई जो बड़े व्यापारी और बैंकर हैं वो तक प्रॉब्लम में है अभी, है ना, और वो चाह रहे हैं शासक को बदलना, और अंग्रेज भी चाह रहे हैं शासक को बदलना, और अंग्रेज अपना फायदा देख रहा है इसमें, शासक क्यों बदलना चाह रहे हैं। व्यापारियों को लग रहा है चलो हमारे जैसे ये व्यापारी हैं कंपनी वाले, हम मिलकर बदल देंगे तो हम दोनों मुनाफा उड़ाएंगे। हम, उन्हें पता ही नहीं है अंग्रेज मुनाफे के साथ साथ किसी और मकसद से बदलना चाह रहे हैं। तो ये टकराव बढ़ता चला जाएगा, और सिराजुद्दौला की गलतियों के कारण, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण कारण बन जाएगा लड़ाई का भी और सिराजुद्दौला के फेलियर का भी, असफलता का भी। तो ये पॉइंट यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलेबस में लिखा हुआ है बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संबंध। तो उस पॉइंट को, बस यही पॉइंट जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो डिस्कस कर लेगा। सिराजुद्दौला है, उसके बाद मीर जाफर की बात कर लेंगे, अंग्रेज मीर जाफर, दो चार पॉइंट, फिर मीर कासिम और अंग्रेज, ऐसे करके बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजों के बीच। तो ऑटोमेटिक बात होता चला जाएगा, बट पहला पॉइंट यही होगा उसमें। यहां आर्थिक हित भी है। दूसरा, आप सभी को पता है उत्तराधिकार का युद्ध ऑलवेज एक बड़ा फैक्टर होता है। जब सिराजुद्दौला बना नवाब तो उसकी मौसी थी, वो अपने दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए एडॉप्टेड सन को नवाब बनाना चाहती थी। अंग्रेजों के साथ जुड़ गई, उन्हें खबर थी कि अंग्रेजों के पास अब थोड़ा पावर आ गया है, ठीक? एक उसका भाई भी लगता था शौकतगंज, ठीक है, वो भी उसका विरोध कर रहा था, यानी उत्तराधिकार वाला सीन यहां भी क्रिएट हो चुका था, दावेदार यहां भी थे। अब ये कॉन्फिडेंस कहां से आया अंग्रेजों को? कर्नाटक से। अंग्रेजों को कॉन्फिडेंस किससे आया? डुप्ले से। डुप्ले से किसने सीखा? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने पहला लेबोरेटरी कहां बनाया? बंगाल, प्रयोगशाला। कर्नाटक का अनुभव कैसे बंगाल को कनेक्ट करेगा? सेम सिचुएशन, मौका मिल गया उनको आजमाने का, ऑब्वियस वो आजमाएंगे यहां पे, ठीक है। तो अगला होगा उत्तराधिकार का युद्ध। निश्चित तौर पे कंपनी की महत्वाकांक्षा भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है इस जीत के साथ, ठीक, सेना उसके पास बढ़ गई है, पैसे भी उसे मिले हैं कर्नाटक के नवाब से कुछ कुछ, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। और एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है उसका, मेजर व्यापार बंगाल। कंपनी को इस बात की खूब अच्छे से समझ है, कर्नाटक और बंगाल की कोई तुलना ही नहीं है, से बंगाल की अहमियत पता है। और इसके बाद कंपनी क्या करेगी? सिराजुद्दौला को चुनौती देगी, चिढ़ाना शुरू, विरोधियों को संरक्षण देगी। नवाब मना करेंगे कलकत्ता की किलेबंदी मत करो, फ्रांसीसी मान जाएंगे, लेकिन अंग्रेज नहीं मानेंगे, ठीक। ऐसे करके भारतीय वस्तुओं पे कलकत्ता में कर लगा देगी वो। आमतौर पे कोई भी शासक बनता था तो हर कंपनी के अधिकारी दरबार में उपस्थित होकर
उपहार वगैरह सम्मान दिया करते थे। जब आप कलेक्टर बन के जिले में जाएंगे आप, तो लोग आपका फूलों के गुच्छ से, गुलदस्ते से आपका स्वागत करेंगे। दीपावली में मिठाई वगैरह भी देंगे आपको, मिठाइयां भी देंगे आप। डब्बे खोल के देख लिया करिएगा, मिठाई ही है ना, ये सब भी देखा जाता है, मिठाई ही तो है। ठीक है, किसी को दे मत दीजिएगा मिठाई वाला डब्बा, है ना, हाँ तुम ले जाओ ये मिठाई वाला डब्बा, ठीक है, बच के रहिएगा, है ना। तो सम्मान देने की एक परंपरा थी। जब सिराजुद्दौला नवाब बनता है, तो सिराजुद्दौला नवाब बनने के साथ एक सख्त मैसेज देता है, भाई दुरुपयोग तो हम भी करने नहीं देंगे। बट इस बार कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था कर्नाटक के कारण और वहां उत्तराधिकार की संभावना को देखते हुए। समझ में आ रही है बात? कंपनी पहले झेल ले रही थी, बर्दाश्त कर ले जा रही थी। इस बार कंपनी का दो कारणों से कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था। ठीक, तो वो दोनों रीजन मौजूद थे यहां पे, तो कंपनी ने चुनौती दी। और इसके बाद सिराजुद्दौला एक्शन में आया और आकर के वो कलकत्ता, कासिम बाजार, इन सब पे कब्जा कर लेगा। ठीक, इसी क्रम में काल कोठरी की घटना भी घटेगी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसके प्रमाण को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे ऐसा कहा गया है, एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया और 123 की दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई। ठीक, ऐसे लोग बताते हैं कि संभव नहीं इतने छोटे से कमरे में 146 को बंद करना। फिर समकालीन किसी इतिहासकार ने इसका उल्लेख किया होता, किसी ने नहीं किया। कंपनी के रिकॉर्ड में इसका उल्लेख होता, वहां भी नहीं है। और आगे चल करके सिराजुद्दौला से और बंगाल से दो दो संधियां होंगी, उस संधि में एक बार भी उल्लेख नहीं कि 123 अंग्रेज मारे गए, उसका मुआवजा दो। काउंटर आर्गुमेंट थोड़ा, बट ऐसे समझा रहा हूं, लिखाऊंगा नहीं मैं आपको ये सब पॉइंट, लेकिन एक बार रख रहा हूं, क्योंकि ऑप्शनल में क्या होता है, जहां कंट्रोवर्सी, आप कहीं इस तरह की बातें आती हैं ना, तो छोटा सा सवाल 100 सवा 100 शब्दों वाली टिप्पणी पे तो कभी भी आ जाती है। और हर बात संभव नहीं होगा कि आप, ठीक है, बट थोड़ा जानना होता है हमें, यहां जानना जरूरी था, इसलिए हम लिखाएंगे भी, आपको एक बार फिर रिपीट करेंगे। इसके बाद क्लाइव का एक्शन होता है। अंग्रेजों को नवाब ने थोड़ा यहां प्रताड़ित किया, लूटपाट किया। फिर अंग्रेजों ने मदद मांगी मद्रास से। अब देखो, नौसेना नहीं होती तो मदद कैसे पहुंच पाती। संयोग देखो, कर्नाटक युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों ने भारत में अपनी सेना भी बना ली थी। उसके पहले सेना उनके पास ब्रिटिश नौसेना आती थी। कॉन्फिडेंस इससे भी बड़ा, सफलता से, सेना से, उत्तराधिकार के युद्ध से। हमने क्या कहा था, घटना को हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम चिंतन करते हैं, उसी चिंतन से हमारे सारे उत्तर लिखना बेसिकली आसान है, बस पढ़ के थोड़ा उसको सोचते रहना जरूरी है। ठीक, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेगा, डिफिकल्ट बहुत है ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है, बट सब खेल अंडरस्टैंडिंग का है। इसलिए हमने कहा टॉपिक को पढ़ना और टॉपिक राइटिंग। तो क्लाइव ने एक्शन, क्लाइव ने बिना लड़े ही कलकत्ता को, छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, कलकत्ता तो जीत लिया, एक मानिक चंद करके था, वो भी जगत सेठ जैसा ही था, तो उसको पैसा देकर के, हमने कहा था ना भ्रष्टाचार, पैसे देके मिला लिया। सिराज ने अपनी एक सेना भेजी, छोटी झड़प हुई, दोनों के बीच एक समझौता हो गया। ठीक, दोनों के बीच एक समझौता हो गया, है ना। और समझौते में क्या था, एक तरह से सिराज को पीछे हटना पड़ा। इसको कहते हैं अलीनगर की संधि। थोड़ा रुक के दो तीन बातें वहां भी आपको मैं लिखाऊंगा और बताऊंगा, ठीक। तो नोट करके मैं यहां पे फिर इसके बाद आपको अलीनगर की संधि के बारे में कुछ बताऊंगा। कलकत्ता का नाम नवाब ने अलीनगर रख दिया था, बट ये संधि ऐसी थी, फरवरी 1757 में, एक तरह से सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की शर्तों को मान लिया कि नहीं, मुगलों ने जो अधिकार दिया है कंपनी को वो मानने होगा। सिराज तो मानने को तैयार नहीं था, तो सिराज तो एक तरह से झुक गया। क्यों झुक गया, अब्दाली दिल्ली तक आ गया था, डर था कहीं अब्दाली बंगाल पे भी हमला। क्लाइव को पता था
बट क्लाइव को संदेशा था सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया है, थोड़ी मोटी झलक, और अभी चंद्रनगर में करीब 800 सैनिक हैं और तोप बंदूक है फ्रांसीसियों के पास। क्लाइव भी थोड़ा समय लेना चाह रहा था, फील्डिंग लगाना चाह रहा था वो भी ठीक से, कोई रन न मार पाए। दोनों ने अपने अपने कारणों से ये संधि, बट संधि में पहली नजर में था कि सिराजुद्दौला को पीछे हटना पड़ा। ठीक, क्यों पीछे हटता, वो शासक है वहां का, कमबैक तो करेगा ही करेगा। क्लाइव को यह था कि इससे पहले वो कमबैक करे, इसको परमानेंट हम गेट आउट। चालाक तो यही, आप सामने वाले को मौका दे रहे हैं युद्ध में, ये अच्छी बात तो है नहीं। क्लाइव ने वो यूरोपियन मॉडल को रिप्रेजेंट करता था कि सामने वाले को मौका ही नहीं देना है। तो इसके बाद क्या होगा आप देखेंगे, दोनों युद्ध की योजना बनाएंगे। सिराज मानने को तैयार नहीं, क्लाइव षड्यंत्र में लग जाएगा, और इसी षड्यंत्र में क्लाइव क्या करेगा, मिर्जाफर और सबको, मतलब इसी समय इन सब घटना के बाद देखिएगा पहले से खिचड़ी पक रही है, बोलेगा भाई इसमें एक आधा मसाला मैं भी डाल देता हूं। अब किसने किससे संपर्क किया इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है, बट खिचड़ी पक रही थी, नवाब से नाराजगी थी, तमाम बड़े लोग नवाब से नाराज, निश्चित तौर पे वो उसके व्यक्तित्व की कमी थी। एक साथ आपको पता होना चाहिए था कि सिस्टम पे इन सब की बड़ी अच्छी पकड़ है। ठीक, और फिर क्लाइव ने ही पहल की। क्लाइव को लगने लगा था कि इसके रहते मुनाफा हमें बहुत नहीं पाएगा। क्लाइव ने ही पहल की कि भाई तुमने अलीनगर की संधि का उल्लंघन, जबकि ऐसा कोई उल्लंघन वगैरह नहीं था अलीनगर की संधि का। ठीक, ऐसा कोई उल्लंघन नहीं था अलीनगर की संधि का, और फिर सब योजना फिक्स थी। सिराजुद्दौला के बहुत सारे सैनिक, मतलब बड़े अधिकारी, मीर जाफर, खादिम खान, राय दुर्लभ, ये सब अंग्रेजों से क्लाइव से मिल गए थे, लड़ते ही नहीं है। मिला जुलाकर 40-50 हजार की सेना थी सिराजुद्दौला के पास, और कैसी सेना, विखंडित सेना। हमने बताया था ना, पिछड़ा सैन्य संगठन, कुछ सेना मेरी है, कुछ आप लेकर के आ रहे हैं, कुछ आप लेकर के आ रहे हैं, इसमें अनुशासन नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, समन्वय, विखंडित सेना। ठीक, सेना जमा इकट्ठा हो गई। अब क्लाइव कलकत्ता से आगे बढ़ता है और सिराज मुर्शिदाबाद से आगे बढ़ता है, पलासी नामक जगह पे, मुर्शिदाबाद के नजदीक ही पड़ता है। ठीक है, अब क्लाइव 6-7 हजार के सैनिक हैं उसके पास, क्लाइव के पास। यदि मान लो मिर्जाफर, खादी खान, राय दुर्लभ धोखा नहीं देता तो क्या होता क्लाइव का? यही है आत्मविश्वास, जो अडयार के युद्ध में डुप्ले ने पाया, और उसी आत्मविश्वास को अंग्रेजों ने भी पकड़ लिया कि हमारी छोटी सी छोटी सेना बड़ी सेना को पराजित। अब तो घटना घटने के बाद इतिहास में पढ़ते हैं ना हम लोग, यही तो है आत्मविश्वास। यदि वो पलटी मार जाते तो क्या होता? कॉन्फिडेंस। तभी तो सफलता के कारणों में हम लोग कहते हैं क्लाइव का साहस। लड़ा बेशक नहीं वो, क्या 4-5-7 घंटे वो लड़ाई चली 23 जून को। मीर जाफर, राय दुर्लभ, खादिम खान, इन सब की सेना ने भाग ही नहीं लिया। सिराज को सलाह दिया तुम पीछे हट जाओ, हम देख लेंगे। हम सिराज 2-4 हजार सैनिकों से पीछे हट गया, बाकी सब सैनिक कुछ सेना को छोड़कर जो थोड़े बहुत लड़ते थे, ठीक है, मीर मदान वगैरह थे 1-2 सैनिक अधिकारी, बाकी सब किसी ने लड़ाई नहीं, लड़ाइयां तो हुई नहीं एक तरह से। तभी तो कहा जाता है पलासी की लड़ाई कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, पलासी का युद्ध एक बड़ा युद्ध नहीं था, बल्कि विश्वासघात था। अभी तो इसके बारे में कहा जाता है बड़ा युद्ध, यानी कई दिनों तक चले, सालों साल चले, दोनों तरफ से नुकसान व्यापक हो, मानव संसाधन की क्षति हो, ठीक है, आप देखेंगे आर्थिक क्षति हो, है ना। तो बड़े युद्ध का तात्पर्य मोटे तौर पे कॉमन सेंस से यही सब होता है। बट पलासी परिणाम के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है, घटनाक्रम के दृष्टिकोण से बड़ा नहीं है, बट परिणाम के दृष्टिकोण से इसने एक गेम चेंजर साबित हुआ है अंग्रेजों के लिए भारत में।
हालांकि अंग्रेजों को आगे भी सभी लड़ाइयों में जीत हासिल करनी पड़ेगी, नहीं जीतेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जीतना तो सब जगह पड़ेगा, लेकिन अब आपको एक बहुत बड़ा आर्थिक आधार मिलने वाला है और युद्ध के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे तो ये पूरा घटनाक्रम, तो हम लोग प्लासी की लड़ाई के कारणों में इसी को एक बार ऐसे पॉइंट्स के रूप में भी रख दिया आपके सामने, जो सिनॉप्सिस कहते हैं, ठीक है। ये कौन अटका हुआ है, बुक लेना जरूरी है क्या? मैं जवाब नहीं दूंगा, आप पुरानी क्लास को देखा करिए आप लोग, ठीक है। एक ही बात को बार बार रिपीट करना, वो भी बहुत छोटी छोटी बात है, ठीक है। बात बहुत क्लियर बता चुका हूं मैं। आइए बढ़ते हम लोग आगे, लिखें। अब लिखेंगे प्लासी की लड़ाई के कारण। पहला वाला कारण लिखेंगे पॉइंट्स के रूप में, लड़ाई के कारण। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, 1717 के फरमान को लेकर विवाद। इसको डिटेल में लिखाऊंगा मैं आपको। 1717 के फरमान को लेकर विवाद। ठीक है, लिखें आप कि इस, अब जैसे इस पॉइंट्स को क्या करेंगे आप, जैसे आपने लिखा ना फरमान को लेकर विवाद, तो इसमें भी बहुत सारी बातें लिखने वाले हैं। फरमान है ना, तो इसमें कौन कौन सी बातें हुई, क्या क्या हुई, ठीक है। लिखें आप कि 1717 में मुगल शासक फर्रुखशियर ने ब्रिटिश कंपनी को एक आदेश के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी को एक आदेश के द्वारा विशेष विशेष अधिकार प्रदान किया, जैसे जैसे कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति, मुक्त व्यापार की अनुमति, ठीक, मुक्त व्यापार की अनुमति, कौमा, कलकत्ता के नजदीक, कलकत्ता के नजदीक 38 गांवों को खरीदने का अधिकार, 38 गांवों को खरीदने का अधिकार, ठीक है, कौमा, बंगाल के टकसाल में, बंगाल के टकसाल में सिक्के जारी करने का अधिकार, बंगाल के टकसाल में सिक्के जारी करने का अधिकार, सिक्के जारी करने का अधिकार इत्यादि, ठीक। अगला पॉइंट लिखें, मुर्शीद कुली खान ने, एक पॉइंट इसमें और लिख लेंगे, एक पॉइंट और लिख लेंगे इसमें आप, कि व्यापार के लिए कंपनी को, इसी में लिखना है, व्यापार के लिए कंपनी को दस्तक जारी करने का अधिकार भी दिया गया था।
कंपनी को दस्तक जारी करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। अब कंपनी को जो भी ट्रेड करना है उसमें क्या करना है, कंपनी कलकत्ता वाले क्या करेंगे, वहां के अधिकारी एक लेटर जारी करेंगे। उस लेटर को दिखाने पे बंगाल के नवाब के कर्मचारी या अधिकारी कंपनी से टैक्स नहीं वसूलेंगे। तो सीमा शुल्क होगा या जो टोल टैक्स होगा वो सब छोड़ देंगे, उस पर नहीं लेंगे पैसा। ऐसा था, ये अधिकार दिया गया था। अगला पॉइंट लिखें। अब कलकत्ता के पास गांवों को खरीद लीजिए, आप खरीदना चाहते हैं तो आपको अधिकार है। कंपनी आबादी बढ़ रही थी वहां पे, कंपनी अधिक क्षेत्र की मांग कर रही थी। ठीक, तो बस ये राइट दे दिया कि उसको खरीद लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इसी में पहला वाला चल रहा है। लिखिए, मुर्शीद कुली खां ने मुर्शीद कुली खां ने दस्तक के दुरुपयोग ब्रैकेट में लिखेंगे निजी व्यापार पर। ठीक है, दस्तक के दुरुपयोग, ठीक, निजी व्यापार पर है ना, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दस्तक के दुरुपयोग पर कठोरता पूर्वक अंकुश लगाया, कठोरता पूर्वक अंकुश लगाया, साथ ही ना तो गांवों को खरीदने की अनुमति दी, ना तो गांवों को खरीदने की अनुमति दी, खरीदने की अनुमति दी, और ना ही सिक्के जारी करने की। सिक्के जारी करने की। इसी में लिखेंगे आप, कंपनी और नवाब के बीच, कंपनी और नवाब के बीच, इसी में लिखना है, नवाब के बीच तनाव का महत्वपूर्ण कारण बना, तनाव का महत्वपूर्ण कारण बना। अगला पॉइंट लिखें आप, मुर्शीद कुली खां के पश्चात मुर्शीद कुली खां के पश्चात अन्य नवाबों ने भी कंपनी पर अंकुश लगाए रखा, और 1756 में 1756 में 1756 में सिराजुद्दौला भी इसी नीति का समर्थक था। ठीक, तो अब आप देखो कि मुर्शीद कुली खां से लेकर सिराजुद्दौला तक कंपनी और नवाब के बीच तनाव के मेन कारण क्या है, 1717 का फरमान। जब सिराजुद्दौला भी इसी नीति पे चलने लगा, ठीक है, तो
अब तक तो कंपनी ने बर्दाश्त किया, बट अभी कंपनी का गेम चेंज हो चुका था। कर्नाटक में कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था, सेना उसके पास थी, ठीक। तो कंपनी का अब गेम चेंज था, अब वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार, यहां उत्तराधिकार के युद्ध की भी संभावना थी, ठीक है। इन कारणों से फिर हुआ कि सिराजउद्दौला को चैलेंज करना है। तो अब क्या होगा, कंपनी कुछ ऐसा काम करेगी जिससे सिराजउद्दौला और चिढ़ेगा। अब तक तो तनाव के ये कारण थे, कंपनी कुछ ऐसा काम करेगी जिससे कंपनी और नवाब के बीच तनाव के और भी कारण ऐड हो जाएंगे, ठीक। पहला एक महत्वपूर्ण कारण जिसको हमने यहां पे पॉइंट्स फॉर में रखा। अगला पॉइंट लिखे आप, नेक्स्ट लिखे आप। ये पहला कारण हो गया फरमान वाला। दूसरा लिखे आप, उत्तराधिकार का युद्ध। ये जो हेडिंग में आपको लिखाता हूं बीच बीच में, प्लासी की लड़ाई के कारण हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लियर सभी को। उसमें पहला कारण हमने क्या पढ़ा, 1717 का फरमान, ठीक है। दूसरा कारण हम लोग क्या ले रहे हैं, अब हम लोग उत्तराधिकार का युद्ध। ये हेडिंग बस आपके लिए सब टॉपिक जैसा है, ताकि आपको ये पॉइंट्स याद आ जाए, तो कहानी समझ में आ जाए कि उस समय हुआ क्या था। हमने कहा शब्दशः चीजों को कभी याद नहीं रखा जाता है, ठीक है। मोटी मोटी बातें ध्यान रखी जाती हैं, और अपने शब्दों में आपको जब भी कुछ पूछा जाए तो लिखने की आदत डालनी है, ठीक। उत्तराधिकार का युद्ध लिखें आप, लिखें कि उत्तराधिकार का युद्ध, लिखें आप कि 1756 में 1756 में सिराजुद्दौला की सत्ता को सिराजुद्दौला की सत्ता को उसके संबंधियों के द्वारा चुनौती दी गई, उसके संबंधियों के द्वारा चुनौती दी गई। ठीक, ब्रैकेट में लिख लें आप इसमें, घसीटी बेगम, घसीटी बेगम उसकी मौसी थी, घसीटी बेगम। उसका एक भाई लगता था रिश्ते में, शौकतगंज, शौकतगंज, ठीक। सिराजुद्दौला की सत्ता को रिश्तेदारों के द्वारा चुनौती, चुनौती किसने दी, घसीटी बेगम और शौकतगंज, ठीक। यही बोले क्या आप, कंपनी ने इसे अवसर के रूप में देखा, क्योंकि द्वितीय कर्नाटिक युद्ध से, द्वितीय कर्नाटिक युद्ध से कंपनी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। द्वितीय कर्नाटिक युद्ध से कंपनी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। कॉमा देख लिखेंगे आप, कंपनी के पास सेना थी, और वे बंगाल के आर्थिक महत्व को भी समझते थे, और वे बंगाल के आर्थिक महत्व को भी समझते थे। ठीक है, बंगाल के आर्थिक महत्व को भी समझते थे। अब जो ये पॉइंट है ना, कंपनी की महत्वाकांक्षा, दोनों को मैंने एक साथ कर दिया।
उत्तराधिकार का युद्ध और कंपनी की महत्वाकांक्षा। समझ में आ रही है बात? अब पहले वाली बात नहीं है, कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, उसके पास सेना है, परिस्थितियां और बंगाल के महत्व को कंपनी बेहतर तरीके से समझ रही है। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप। अब लिखेंगे नवाब को चुनौती, एक हेडिंग दे देंगे आप, नवाब को चुनौती, चैलेंज। अब कंपनी ने कहा कि आ बैल मुझे मार, तो सिराजुद्दौला भी बैल निकला कि भाई उसे सोचना चाहिए था जब वो बुला रहा है कि आप मुझे मार। ठीक है, तो लिखें आप चुनौती, लिखें कंपनी के द्वारा, कंपनी के द्वारा सिराजुद्दौला को चुनौती दी गई। ठीक, सिराजुद्दौला को चुनौती दी गई। क्लियर? इसी में लिखेंगे आप नवाब के मना करने के बावजूद नवाब के मना करने के बावजूद कलकत्ता की किलेबंदी की गई। तथा भारतीय वस्तुओं पर कलकत्ता में कर लगाया गया। ठीक, भारतीय वस्तुओं पर कलकत्ता में कर लगाया गया। अब नवाब, कंपनी को कोई अधिकार नहीं कर लगाने का इसके ऊपर। ठीक है, कंपनी को कोई अधिकार नहीं है कर लगाने का, फिर भी कर लगा रही है। ये क्या हुआ? नवाब को चिढ़ाना। इसी में लिखेंगे आप, इसी पॉइंट में अगला पॉइंट बना देंगे, नवाब को चुनौती वाले में ही नेक्स्ट करके लिखेंगे आप। लिखे इतना ही नहीं, नवाब के विरोधियों को संरक्षण भी, नवाब के विरोधियों को संरक्षण भी प्रदान किया। तथा नए नवाब को सम्मान देने की परंपरा का, नए नवाब को सम्मान देने की परंपरा का पालन नहीं किया। ठीक, परंपरा का पालन नहीं किया। जैसे कोई भी नया नवाब होता था तो कंपनी सब, हॉलैंड की कंपनी हो, फ्रांस की कंपनी हो, ये सब उपहार लेकर के जाया करते थे। ठीक, तो वो सब गिफ्ट विफ्ट लेकर के नहीं गया, तो नवाब इससे भी चिढ़ गया कि भाई भाई मैं नवाब हूं और मुझे ही जो है मतलब। तो कंपनी तो ये सब काम कर ही रही है, बट इसके साथ साथ क्या था, इसने बहुत सारे अपने पुराने अधिकारियों को, सैनिक अधिकारियों को भी नाराज इसने। जैसे घसीटी बेगम का एक दीवान था राज बल्लभ, उसका बेटा था कृष्ण बल्लभ, बहुत सारा पैसा था उसके पास जो नवाब को मिलना था, वो सब लेके कलकत्ता भाग गया अंग्रेजों के पास, संरक्षण। ठीक है, और अंग्रेज जब इसने डिमांड की तो अंग्रेजों ने देने से मना कर दिया। अभी क्या हुआ, नवाब को चुनौती दी जा रही है। पहला मेजर पॉइंट जो अस्थायी कारण है, आर्थिक फरमान को लेकर के विवाद।
दूसरा, बंगाल की परिस्थितियां और कंपनी की महत्वाकांक्षा। ठीक, एक साथ हमने करा दिया। तीसरा, कंपनी के द्वारा नवाब को चुनौती। अब जैसे क्या होता है, कभी आप मान लो पढ़ते हैं, ठीक, कभी कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई घटनाक्रम है, कुछ भी चीज आपको लगे तो किसी न किसी पॉइंट में उदाहरण फिट हो जाता है। जैसे आपको लगा कि भाई और भी उदाहरण आपके पास है, तो कोई भी उदाहरण दे सकते हो, ऐसा नहीं कि यही देना है। डायरेक्शन पकड़ना है, यही नहीं कि यही उदाहरण लिखना ही लिखना है। आपके लिए अच्छा है कि आप समय खराब ना करिए, आप जो बताया जा रहा है उसको बस कमांड कर लीजिए, है ना। बट जिसके पास समय है, किताबों को पढ़ रहा है, कुछ और उदाहरण दिख रहे हैं, कोई आपको फ्रेम समझ में आया कि वो हो क्या रहा था, ये समझना ज्यादा जरूरी है आपके लिए, हो क्या रहा था। जब किलेबंदी क्यों की जाती है, किलेबंदी का मतलब क्या होगा, आप जहां रह रहे हैं उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, इसलिए ना कि भाई आप उसके भीतर क्या हो रहा है किसी को पता ना चले, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका कहना होता था अंग्रेजों का इस समय कि भाई देखो मराठों का खतरा बराबर बना रहता है। मराठे अब बंगाल के तट तक पहुंचने लगे थे, उड़ीसा तक। दूसरा, फ्रांसीसियों से मेरा युद्ध चल रहा है, बार बार तनाव हो रहा है, फ्रांसीसी कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें अनुमति, तो नवाब ने अनुमति नहीं दी। नवाब ने कह दिया कि कोई भी किलेबंदी नहीं करेगा, फोर्टिफिकेशन नहीं करेगा। ठीक, बाकी सबने बात मान ली, बट अंग्रेजों ने बात क्यों नहीं मानी, तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक इसका उत्तर आएगा आपके गूगल पे। धीरे धीरे मैं फीड कर रहा हूं सब, नहीं, धीरे धीरे आपका गूगल काम करेगा, है ना। अगला पॉइंट लिखें आप, नवाब का एक्शन। एक्शन मत लिखिएगा, नवाब की कार्रवाई लिख लीजिए, एक्शन याद करने में सहूलियत होगी आपको। एग्जाम में सब नहीं लिखना है, एग्जाम में बस, है ना, हेडिंग नहीं देनी है आपको एग्जाम में कभी इस तरह से, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। आज से मैं राइटिंग पे कुछ कुछ बातें शुरू करूंगा मैं, कि राइटिंग स्किल में कैसे आपको डेवलप कराऊंगा। आज स्टार्ट हो जाएगा आपका वो पहला ऐसे करके, और ये टॉपिक कंप्लीट होते होते ही मैं, मतलब क्लास के साथ साथ प्लस PYQ के सवालों को भी हम थोड़ा थोड़ा लेना हम प्रारंभ कर देंगे, हम जिन जिन प्रश्नों को हम आसानी से भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक, सिस्टम बना दूंगा मैं उसका, फिर आगे आपकी श्रद्धा भक्ति, आप कितना पढ़ना चाहते हैं, कितना सीखना चाहते हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप जो पूछेंगे सब बता दूंगा क्लास के। जो आपको जानने की इच्छा होगी, टॉपिक खत्म, उसके बाद जो आपको इच्छा होगी, बट जो मैं चाहता हूं कि कैसे आप सीखें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप में से मेंस तो दिया नहीं होगा ऑब्वियस, तभी आप यहां बैठे हुए हैं ना। बहुत लोगों को वो जो मैनेजमेंट होता है ना, बहुत टफ होता है। पढ़ने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में, मैनेजमेंट टफ होता है, सिलेबस को मैनेज करना। ठीक, अच्छा मैं कभी कभी ऐसा बोल, जैसे हमने बोला आप जो पूछना हो मैं यहाँ हूं। अब ऑनलाइन बच्चों को लगेगा कि सर मेरा क्या होगा, मैं बोलने से कभी कभी डरता हूँ, फिर मुझे अचानक से याद आया, कोई उधर से मैसेज ना शुरू हो जाए कि सर मेरा क्या होगा। चलिए ये सब बात छोड़ते हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखें आप, लिखें, प्रतिक्रिया स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप नवाब ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र कासिम बाजार और कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। कासिम बाजार और कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया, और कलकत्ता की जिम्मेदारी और कलकत्ता की जिम्मेदारी मानिक चंद नामक अधिकारी को सौंपी।
कलकत्ता की जिम्मेदारी मानिक चंद नामक अधिकारी को सौंपी। ठीक है, ये भी पैसे वाला था, बहुत अधिकारी था, उसको दे दिया तुम कलकत्ता की देख रेख करो। अब यहां पे सिराजुद्दौला को क्या करना चाहिए था? कलकत्ता की सुरक्षा की पूरी देखरेख रखनी चाहिए थी। उसको इस बात का अनुमान होना चाहिए था कि अंग्रेज दोबारा जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। अभी पिछले 7-8 सालों से कर्नाटक में युद्ध चल रहा था। क्या पता नहीं रखना चाहिए कि भाई आप उड़ीसा तक तो आपका शासन कंट्रोल कर ही रहे हो, और आंध्रा और कर्नाटक में युद्ध चल रहा है, मतलब तमिलनाडु में व्यापारियों का आना जाना लगा हुआ, तो क्या पता नहीं होना चाहिए कि युद्ध चल रहा है? पता था, फिर भी आपने इग्नोर कर दिया, हल्के में लिया, तो ये सिराजुद्दौला की गलती है और दूरदर्शिता है। मजबूत तैयारी रखनी चाहिए थी सिराजुद्दौला को। ठीक, एक घटना हो गई आपकी नवाब का एक्शन, सिराज का एक्शन। अगला पॉइंट लिखें आप, काल कोठरी की दुर्घटना। काल कोठरी की दुर्घटना लिखें, हॉलवेल नामक, हॉलवेल नामक हॉलवेल नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने, हॉलवेल नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने काल कोठरी की दुर्घटना का उल्लेख किया है। काल कोठरी की दुर्घटना का उल्लेख किया है। ठीक है, काल कोठरी की दुर्घटना का उल्लेख किया है। लिखें, इस अमानवीय घटना ने, इस अमानवीय घटना ने तात्कालिक तौर पर, तात्कालिक तौर पर नवाब के विरुद्ध, नवाब के विरुद्ध प्रतिशोध के लिए, प्रतिशोध के लिए अंग्रेजों को एकजुट किया। अंग्रेजों को एकजुट किया। यहां नोट करके लिख लेंगे आप, नोट करके लिखिए, ऐतिहासिक साक्ष्यों से इस घटना की पुष्टि नहीं होती है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से इस घटना की पुष्टि नहीं होती है। जैसे हमने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, है ना, कि अब जैसे कोई भी इतिहासकार समकालीन उल्लेख नहीं कर रहा है। अंग्रेजों के रिकॉर्ड में छोटी बड़ी बातें होती हैं, बट रिकॉर्ड में भी ये बातें नहीं मिल रही उनकी, पत्राचार वगैरह में भी। फिर आगे अलीनगर की संधि हुई, तब ठीक 2-4 महीने के बाद संधि हुई, तो उस घटना का उल्लेख नहीं है। पलासी की लड़ाई के बाद समझौते में उस घटना का उल्लेख नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल इन्हीं के 18/14 के कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं हो सकता है किया भी हो तो नवाब ने तो नहीं किया होगा ये सब काम, नवाब को पता भी नहीं होगा, हो सकता है किसी ने कर दिया हो, मतलब ठीक है। बट उस समय ये बात सच है कि इस घटना का हवाला देकर मद्रास बॉम्बे तक अंग्रेजों तक बात पहुंचाई गई, तो ये अंग्रेज जाति का अपमान हुआ है ना। तो तात्कालिक तौर पे इस घटना ने प्रतिशोध की एक पृष्ठभूमि निर्मित की, बस उतना ही रोल है इसका। ठीक, अब लिखिए आप, क्लाइव का एक्शन अगला पॉइंट है। क्लाइव का एक्शन, ठीक है,
लिखें आप, मद्रास से क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना बंगाल भेजी गई। बंगाल भेजी गई। इसी में लिखें आप, पैसे लेकर मानिकचंद ने पैसे लेकर मानिकचंद ने कलकत्ता क्लाइव को सौंप दिया। मानिकचंद ने कलकत्ता क्लाइव को सौंप दिया। ठीक है, भ्रष्टाचार का एग्जाम्पल हो गया है ना। अब उसने भरोसा किया और इसने, ठीक, इसी में लिखें, एक छोटी सी झड़प के पश्चात फरवरी 1757 में फरवरी 1757 में क्लाइव एवं नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई। क्लाइव एवं नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई। जिसमें नवाब ने 1717 के फरमान को मानने फरमान को मानने कौमा किलेबंदी की अनुमति देने किलेबंदी की अनुमति देने और क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा देने को तैयार हुआ। ठीक, मुआवजा देने को तैयार हुआ। ठीक है, अब देखो, एक तरह से सिराजुद्दौला बैकफुट पे है क्लाइव के इस एक्शन के बाद, है ना। लिखें, इस समझौते से, इस संधि से, इसी में लिखेंगे आप, इस संधि से न तो नवाब संतुष्ट था और ना ही क्लाइव। इसी में लिखेंगे आप, परिस्थितियों के कारण दोनों ने समझौता किया। परिस्थितियों के कारण दोनों ने समझौता किया। ठीक है, परिस्थितियां क्या थी? एक तरफ अब्दाली के आक्रमण का भय, दूसरी तरफ फ्रांसीसियों के आक्रमण का। दोनों को लगा कि पहले हम इसको लगा कि हम अब्दाली से सुरक्षित हो जाए, फिर अंग्रेजों को बताते हैं, और उसको लगा कि जरा हम थोड़ा और मजबूत हो जाए, तब फिर हम नवाब को। क्लाइव निश्चित तौर पे अपॉर्चुनिटी नहीं चूकता यदि फ्रांसीसियों का डर नहीं होता। ठीक, बस ये अस्थाई जैसा था थोड़ा। अब लिखें आप, युद्ध की तैयारी। अगला पॉइंट लिख लें आप, युद्ध की तैयारी। युद्ध की तैयारी ठीक है,
लिखें आप, लिखें एक तरफ सिराज उपयुक्त अवसर के इंतजार में था, एक तरफ सिराज उपयुक्त अवसर के इंतजार में था, तो दूसरी तरफ क्लाइव युद्ध से पहले सिराज को अधिक से अधिक कमजोर कर सिराज को अधिक से अधिक कमजोर कर युद्ध में सफलता को सुनिश्चित करना चाहता था, युद्ध में सफलता को सुनिश्चित करना चाहता था। सफलता को सुनिश्चित करना चाहता था। ठीक है। अब वो चाहता था कि लड़ने के पहले हम इतना कमजोर कर दें कि जब युद्ध तो होगा ही होगा। युद्ध क्यों करना है? तो उसको सारे अधिकार, आर्थिक, ठीक, जो उसके अपने हैं, वो सब मेजर रीजन है ना। अब आप लिखेंगे इसमें आगे, इसी में पॉइंट्स देकर लिखेंगे क्लाइव ऐसा क्या कर रहा था, है ना, ऐसे करके पॉइंट्स देते हुए लिखते चलिएगा क्लाइव के पॉइंट्स को। लिखें आप क्लाइव के बारे में, जहां है वहीं से आगे लिखना है आपको, अलग से कुछ नहीं करना आपको। लिखें किस फ्रांसीसी बस्ती, फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर क्लाइव ने कब्जा किया। फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर क्लाइव ने नियंत्रण स्थापित किया। मार्च की घटना है, बट डेट लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आपको इस समझ में आ जाएगा कि अलीनगर की संधि के बाद ये सब हो रही है। ठीक है। यहां डेट वगैरह पे ज्यादा ध्यान, क्रम चल रहा है, अलीनगर के बाद की घटना है। क्लाइव को था कि लड़ने से पहले सिराज को हमें कमजोर करना है। क्लियर ना? क्लाइव का ये था कि लड़ने से पहले हमें सिराज को कमजोर करना है। तो जब लड़ेंगे तो फ्रांसीसी तो पंगा तो चल ही रहा है साउथ में, सप्तवर्षीय युद्ध भी शुरू हो गया है। तो क्लाइव को ये तो पता है ही कि फ्रांसीसी कूद के आएंगे इसमें, या क्या पता हमसे पहले ही कूद जाए, नवाब को समझा दे, चल घेर के मारते हैं उसको। अपनी भाषा में ऐसी ही बात करते होंगे ना, चल उसको मारते हैं। ठीक है, ऐसा ही हो रहा होगा। तो क्लाइव को लगा इससे पहले कि वो समझे हम क्यों ना हम, उसने फ्रांसीसियों को ही निपटा दिया। नवाब को पता था, नवाब ने अपनी सेना भी भेजी फ्रांसीसियों की मदद के लिए। क्लाइव इस बात पर आग बबूला हो गया कि भाई जब हम दोनों में समझौता हो गया फिर तुमने सेना क्यों भेजी? तब नवाब ने कहा इस बात का कहां समझौता हुआ था? समझौता तो हुआ था मुगल फरमान को लेकर के, इस पे कहां समझौता तुम कि हमारे क्षेत्र में फ्रांसीसियों पे तुम हमला करोगे? उसने बोला फ्रांसीसी से हमें खतरा है। तो नवाब ने कहा कोई खतरा नहीं है, मैं हूं बैठा हुआ, कुछ करेगा तो मैं देखूंगा। ये सब कूटनीतिक चाल भाई सिराजुद्दौला भी समझने लगा था थोड़ा बहुत, और बहुत लेट से। लड़ने के पहले शत्रु को जितना कमजोर कर सकते हैं, शत्रु को उठने का मौका नहीं देना, एक बार पकड़ लेना। तो कभी आप शिकार वगैरह करते हुए आप बाघ को या शेर को देखेंगे, बाघ को खास करके, शेर से तो कभी कभी बच भी जाए, थोड़ा आलसी होता है शेर, बाघ से बचना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए, उसे शायद ही कोई शिकार बचता है बाघ से। तो अंग्रेज वैसे ही थे, एक बार जब किसी को घेरते थे तो फिर वो छोड़ते नहीं थे। एक काम इसने कर दिया। अब इसी में लिखेंगे अगला एग्जाम्पल, लिखें कि नवाब की नीतियों से सैनिक अधिकारियों, नवाब की नीतियों से सैनिक अधिकारियों जैसे मीर जाफर, जैसे मीर जाफर, राय दुर्लभ, ये दुर्लभ थे,
राय दुर्लभ, खादिम खान, के साथ साथ के साथ साथ एक बड़े व्यापारी अमित चंद, एक बड़े व्यापारी अमित चंद एवं जगत सेठ भी नवाब से असंतुष्ट थे। लिखेंगे इन व्यापारियों एवं बैंकरों का आर्थिक हित इन व्यापारियों एवं बैंकरों का आर्थिक हित ठीक, बैंकरों का आर्थिक हित अंग्रेजों से जुड़ा हुआ था। ठीक, इन सब ने क्लाइव के साथ मिलकर नवाब को हटाने की योजना बनाई। ठीक, क्लाइव के साथ मिलकर नवाब को हटाने की योजना बनाई। योजना के बारे में अलग से बता रहा हूं मैं आपको अभी। ठीक है, तो ये सब क्लाइव पूरी तैयारी कर रहा है, व्यापारियों के साथ मिलकर के, बैंकरों के साथ मिलकर के और कुछ सैनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, क्लाइव ने युद्ध की पहल की। क्लाइव ने युद्ध की पहल की और कुछ ही घंटों में युद्ध समाप्त हुआ। कुछ ही घंटों में युद्ध समाप्त हुआ। कई डाटा है किताब में, जैसे एक डाटा कहता है अंग्रेजों की तरफ से 65 लोग मारे गए और नवाब की तरफ से 500 लोग। एक डाटा कहता है अंग्रेजों की तरफ से 29 लोग मारे गए और नवाब की तरफ से 500 लोग। तो कोई फर्क नहीं, बहुत 9 के बराबर कोई नुकसान आप देखोगे जब युद्ध की बात होती है ना। क्लाइव को इसमें सफलता मिली। अब डील में क्या हुआ था, सौदे में क्या हुआ था? सौदे में ये हुआ था, सौदेबाजी में, नोट करके लिख लें आप, नोट करके लिख लें आप कि अमीचंद क्लाइव एवं नवाब से असंतुष्ट लोगों के बीच नवाब से असंतुष्ट लोगों के बीच मध्यस्थता मध्यस्थता का कार्य किया। ठीक, मध्यस्थता का कार्य किया। अमीचंद जो व्यापारी था, इसने मीडियो बीच का काम किया कि भाई इसके लिए अलग से इसको पैसे मिलने थे। बाद में इसको लगा कहीं में पैसा नहीं मिलेगा, तो ठीक युद्ध के पहले इसने क्या बोला, बोला तुम लोग पैसा दोगे कि नहीं पहले बता दो मुझे। इसको डाउट हुआ, इसने बोला मैं भांडा फोड़ दूंगा। तो क्लाइव ने फिर अलग से एक दूसरे पेपर पे से साइन, एक जो समझौता हुआ अलग पेपर पे था, तो एक अलग पेपर पे से क्लाइव ने साइन करवाया, तो मैं 30 लाख रुपया दूंगा, खजाने का आधा पैसा दूंगा। वो फर्जी कागज था, एक कागज पे समझौता हुआ जिसमें कहीं भी नहीं था। इसको कहीं से खबर मिली कि समझौता हो गया है,
और हमें ही लोग साइड कर रहे हैं। क्लाइव ने फर्जीवाड़ा किया। बैंकर, बैंकर क्या होता है? जो बैंक चलाता है। अरे भाई, बैंकर कब नहीं होते? हर दौर में बैंकर होते हैं। आज की तरह सरकारी बैंक नहीं होते थे उस समय। अभी भी आप जहां रहते होंगे, जहां पे भी आपका होगा, आसपास कुछ पैसे वाले लोग होते होंगे जो ब्याज पर कारोबार करते होंगे। हाँ, तो कह दीजिए ना बैंकर, तो क्या दिक्कत है? कोई लाला कहता है, कोई महाजन कहता है, कोई शाह कहता है। कह दीजिए आप बैंकर, थोड़ा सम्मान दे दीजिए आप। ठीक है ना? क्लियर यहां तक बात? तो अमीचंद मध्यस्थता करा रहा था, इसी में लिखेंगे आप। मीर जाफर को नवाब बनाया जाना था। नोट में लिखना आपको। देखो भाई, इस युद्ध की ना सारी बात षड्यंत्र पे टिकती है। ठीक, तो षड्यंत्र के बारे में थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है। मीर जाफर को नवाब बनाया जाना था। ठीक है। और मीर जाफर ने अंग्रेजों को मुआवजा, युद्ध का खर्च, व्यापारिक सुविधाएं इत्यादि देने का वादा किया। सुविधाएं इत्यादि देने का वादा किया। ठीक है। सुविधाएं इत्यादि देने का वादा किया अंग्रेजों ने, मतलब मीर जाफर ने, सॉरी। तो नवाब बनाया जाता, ये क्या था? एक तरह से लेन देन हो गया, किसको क्या मिलेगा। ठीक है, किसको क्या मिलेगा, तो ये षड्यंत्र था। ऐसे करके लड़ाई हुई, और ये आपका, एक बार हम लोग क्विक क्या करिए, आप पूरे पॉइंट्स को एक बार पढ़ जाइए तेजी से। फरमान का मतलब होता आदेश। फर्रुख शेर ने दिया था, अंग्रेजों को दिया था फरमान। कौन? किसी सरकार को कर लगाने का अधिकार होता है, कंपनी को नहीं। ठीक है। जो सरकार है, जिसकी सत्ता है, वो कर लगाता है कहीं पे भी, सुरक्षा के लिए या कल्याणकारी कार्यों के लिए। हम सब कर देते हैं अपनी सरकार को। जब आधिपत्य जमा लेंगे तो कर वसूलेंगे वो। अभी लड़ाई यही है, अंग्रेज मालिक नहीं है, बस ये वाली लड़ाई है इसमें। एक बार पढ़ लीजिए आप लोग पॉइंट्स को। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया?
1717 के फरमान को लेकर विवाद। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? प्लासी की लड़ाई के कारण। सबसे पहले हमने लिया 1717 के फरमान को लेकर विवाद। ठीक, दूसरा पॉइंट हमने लिया बंगाल की परिस्थितियां, है ना, मतलब उत्तराधिकार का युद्ध और कंपनी की महत्वाकांक्षा। कंपनी क्यों आगे बढ़ गई, पहले क्यों नहीं बढ़ पा रही थी कंपनी, हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही थी, अब क्यों जुटा रही है, उस सिचुएशन को मैंने एक्सप्लेन किया। तीसरा हमने पढ़ा कंपनी ने जो नवाब को चुनौती दी। ध्यान है सभी को, किस प्रकार चुनौती दी, दो चार उदाहरण दिया हमने। फिर हमने देखा क्या, नवाब का एक्शन। दिक्कत क्या था, ये ऐसा एक्टर था जिसका कोई डायरेक्टर नहीं था जो कट बोले इसको, या टाइमिंग का इसको एहसास दिलाए। ठीक, एकदम से मतवाला था, युवा था, है ना। तो नवाब का एक्शन हमने बताया आपको, कासिम बाजार, कलकत्ता, ये सारी बातें हमने एक्सप्लेन कर दी जो बातें वहां में बतानी थी, मानिक चंद वगैरह की बात। ठीक है, फिर यहीं पे हमने एक जिक्र किया काल कोठरी। छोटे से कमरे में 18x14 का कमरा, 146 अंग्रेजों के बात बंद करने की कहानी, 123 की दम घुटने के कारण मृत्यु की बात की जाती है। अमानवीय घटनाएं ऐसे देखा जाती थी घटित हुई हो तो। इसने क्या किया, अंग्रेजों को एकजुट किया। क्लाइव चाहता था, क्लाइव नहीं, बंगाल में रहने वाले अंग्रेज चाहते थे कि सही मौका है, हम ताकत लगा करके हम इसका फायदा कन्विंस करना होता था ना अंग्रेजों को आपस में भी। काल कोठरी वाली घटना, इसको एक्सप्लेन कर दिया हमने। इसके बाद हमने लिया क्लाइव का एक्शन। ठीक, और इसी एक्शन के क्रम में हमने अलीनगर की संधि का भी उल्लेख किया। फिर हमने बताया पॉइंट हमने लिया युद्ध की तैयारी। सिराज तो चाहता ही चाहता था, क्लाइव ने उस संधि के बाद भी तैयारी कैसे किया, तो हमने एक एग्जाम्पल दिया, चंद्रनगर फ्रांसीसियों का केंद्र था। तीसरे कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक में फ्रांसीसी कमजोर पड़ गए, उसका एक और कारण था, युद्ध के पहले ही बंगाल में क्लाइव ने फ्रांसीसियों को निपटा दिया था। एक काम किया, दूसरा काम फिर हैदराबाद में निपटा दिया, तीसरा काम हुआ तो सेना और पैसा कर्नाटक में। ठीक, तो क्लाइव ने तो बहुत सारा गेम, मतलब क्लाइव गेम चेंजर था अंग्रेजों के लिए। क्लाइव के साथ क्या था, बिल्कुल डुप्ले वाली दिमाग आ गई थी इसके अंदर, मोर्चे पे खुद लड़ना भी जानता था, हिम्मती बहुत था ये। डुप्ले मोर्चे पे लड़ना बहुत नहीं जानता था, वो बुद्धि थी उसके पास, प्रसिद्ध। ठीक, बट क्लाइव के साथ क्या था, बुद्धि भी थी और ये लड़ना भी। अक्सर डिफिकल्ट मोर्चे पे खुद भी, जैसे अर्काट की घटना लीड किया, कलकत्ता। अब हमने क्या कहा, आप कल्पना करके देखो, आप लड़ने जा रहे हो 40-50 हजार की सेना, यदि पलटी मार गए मिर्जापुर वगैरह तो क्या होगा आपका? हिम्मत तो थी इसके अंदर, तभी तो लड़ने जा रहा है वो। ठीक, फिर हमने क्या देखा, कैसे क्लाइव और षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। षड्यंत्र के लिए विश्वासघात शब्द का यूज भी किया जाता है कि भाई नवाब के लोगों ने नवाब के साथ विश्वासघात। क्लाइव तो क्या था, लड़ने के पहले शत्रु को हम कितना कमजोर कर सकते हैं। क्लाइव ने ही युद्ध की पहल की, उसको मौका नहीं दिया, युद्ध का मैदान भी क्लाइव ने ही तय किया। ठीक, हम कहां लड़ना है, कैसे लड़ना है, सब क्लाइव ने एक तरह से तय किया मोटे तौर पे। और फिर चंद घंटों में निपटारा करके सिराज की हत्या कर दी। सिराज झुकने को तैयार था नहीं, सिराज रहता तो बात बनती नहीं मिर्जाफर नवाब। अब सौदे में क्या हुआ था, मेन सौदा था मिर्जाफर को नवाब बनाया जाएगा। ठीक है, बदले में मिर्जाफर अंग्रेजों के आर्थिक हितों का भर भर के ध्यान, खुले मन से ध्यान रखेंगे। कहा जाता है इतना ध्यान रखा कि एक इतिहासकार लिखते हैं कि पैसे देने के क्रम में मीर जाफर को अपने महल के बर्तन तक बेचने पड़े।
मतलब व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हैं, कुछ ऐसी घटना घटी होगी, एक समकालीन इतिहासकार कहते हैं, उसने इतना ध्यान रखा अंग्रेजों का। ठीक है। तो फिर अब क्या था इसके बाद, जैसे बाकी जो राय दुर्लभ, सबको अच्छे अच्छे पद मिल गए, ये सब क्या था, गुटबंदी थी। जगत सेठ को सम्मान मिल गया तो सम्मान मुर्शीद कुली खां बाकी सब दे रहे थे उसको। ये सब गलती सिराजुद्दौला की भी तो थी, पहले तो आपने अपमानित कर दिया। एक दूसरा, आपको पता ही नहीं कि इतनी बड़ी योजना बनकर को खबर ही नहीं शासक किस बात की, भाई तुम डिजर्व करते थे। तुम्हें पता है ना कि सारे दांव पे चले जाते हैं गद्दी के लिए, तुम राज परिवार से हो भाई, तुम नवाब के परिवार से हो, तुम्हें पता है सत्ता के लिए इतनी सारी लड़ाइयां होती, दाव पे चले जाते, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए था, सतर्क नहीं थे तो परिणाम सामने था। एक तरह का लेन देन ऐसा हुआ इसमें। ठीक। अब एक पॉइंट ये आता है कि अंग्रेजों को सफलता क्यों मिली या सिराजुद्दौला क्यों पराजित हुआ, इसमें लिख लें आप। नवाब की पराजय के कारण, ठीक है, नवाब की पराजय के कारण, इन्हीं सब पॉइंट्स में जो हमने पढ़ा समझा, इसमें से पॉइंट्स हम लोग लेते चले जाएंगे। पहला लिख लें आप कि नवाब यानी सिराजुद्दौला की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, यहां पे भी देखिए आप, सिराज की अदूरदर्शिता, यहां लिखें आप, सिराज की अदूरदर्शिता, रुक जाए, एक सेकंड, इंटरनेट का इशू कुछ आया। डन। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, है ना। हम लोग पहला बात कर रहे हैं सिराजुद्दौला की अदूरदर्शिता, एग्जाम्पल, जैसे कंपनी की शक्ति या खतरे का आकलन न कर पाना। ये तो आकलन होता है ना राजनीति में, कूटनीति में, है ना। इसी में लिखें आप कॉमा दे करके, आकलन न कर पाना। फिर आप लिखेंगे आप, कलकत्ता की सुरक्षा का प्रबंधन न कर पाना, कलकत्ता की सुरक्षा का प्रबंधन न कर पाना। ठीक। पहला पॉइंट क्या है हम लोग का, सिराज की अदूरदर्शिता। इसको आकलन करना चाहिए ना, कर्नाटक में क्या हुआ है, कंपनी कमबैक कर सकती है, इसको पता होना चाहिए था। कलकत्ता उसका इंपॉर्टेंट बेस था, आप इतनी आसानी से कैसे जीतने दे सकते हैं। ठीक। इसका मतलब आप ठीक से आकलन, आपने अब्दाली को ज्यादा महत्व दे दिया अंग्रेजों की तुलना में। ठीक है। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है आपको, सिराजुद्दौला की अदूरदर्शिता। दूसरा पॉइंट लिखे आप, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, देखिए आप, सिराज की अयोग्यता। लिखिए आप, जैसे बड़ी संख्या में नवाब के महत्वपूर्ण अधिकारियों का, बड़ी संख्या में नवाब के महत्वपूर्ण अधिकारियों का अंग्रेजों के साथ मिल जाना, अंग्रेजों के साथ मिल जाना, ठीक है, अंग्रेजों के साथ मिल जाना और नवाब को
नवाब को इसकी खबर न होना, इसकी जानकारी न होना। ठीक, बहुत बड़ी गुप्तचर की विफलता है उसके नवाब की, है ना। फिर बड़ी संख्या में मानिक चंद जैसे हो गया, व्यापारी भी चले गए जो आपके दरबार से जुड़े हुए थे, है ना। तो आपको ये समझना था। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, नवाब के द्वारा, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, नवाब के द्वारा देखिए बड़े व्यापारियों एवं बैंकरों को अपमानित करना, अपमानित करना एवं इन इन व्यापारियों ने एवं इन व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। अभी हमने देखा। अगला पॉइंट लिखें, कारण नंबर 4 लिखेंगे आप कि युद्ध में सेना का एक बड़ा भाग षड्यंत्र या विश्वासघात के कारण, युद्ध में सेना का एक बड़ा भाग षड्यंत्र या विश्वासघात के कारण, ठीक, षड्यंत्र या विश्वासघात के कारण शामिल नहीं हुआ। ठीक, तो अभी जैसे टुकड़ों में इसको हमने बांट दिया क्योंकि ये हार का तत्कालिक तो सबसे बड़ा कारण था ना। 50,000 की सेना में समझ लो आप 40,000 सेना युद्ध में शामिल नहीं हो रही है। 50,000 की सेना में समझो 40,000 की सेना युद्ध में शामिल, ये तो कितनी बड़ी मतलब पराजय है नवाब की है। वैसे ही आप हार गए युद्ध आप। ठीक है, इसमें कुछ बचा तो है नहीं। अगला पॉइंट लिखें आप, क्लाइव की बेहतर कूटनीति, क्लाइव की बेहतर कूटनीति जैसे नवाब के महत्वपूर्ण अधिकारियों को अपनी तरफ युद्ध से पहले मिला लेना, युद्ध से पहले अपनी तरफ मिला लेना, कौमा चंद्रनगर पर नियंत्रण करना, कौमा देकर लिखेंगे आप, चंद्रनगर पर नियंत्रण करना, ठीक है, चंद्रनगर पर नियंत्रण करना क्योंकि आपने मतलब लड़ने से पहले ही नवाब को आपने ठीक ठाक कमजोर कर दिया। ठीक है, तो ये निश्चित तौर पे क्लाइव, यदि नवाब की कमजोरी है तो क्लाइव की ताकत भी तो होगी एक तरह से। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें आप कि क्लाइव का साहस, ठीक, अब इसको लिखे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साहस था। कलकत्ता जीतने चला, नवाब से लड़ने चला, लाख उसने कूटनीति की हो, बट हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो हिम्मती व्यक्ति, ठीक, परिस्थितियां बताती हैं हर तरह से कि वो हिम्मती व्यक्ति तो था। अगला पॉइंट लिखें कि
हालांकि इस युद्ध में सैन्य क्षमता का विशेष प्रदर्शन नहीं हुआ था, प्रदर्शन नहीं हुआ था। इसको माना जाता है सैनिक लड़ाई नहीं थी, कूटनीतिक लड़ाई थी, ठीक है, नहीं हुआ था। फिर भी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों की नौसेना अंग्रेजों की नौसेना एवं नवाब का पिछड़ा सैन्य संगठन पिछड़ा सैन्य संगठन ठीक है, पिछड़ा सैन्य संगठन लिखेंगे आप, बंगाल की पराजय के लिए, बंगाल के पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण बना। पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण बना। अब आप ऐसे देखेंगे, आप जैसे जब हम लोग बात करते हैं कि यदि नौसेना बेहतर नहीं होती तो मद्रास से बंगाल तक चीजें कैसे पहुंचती, इतनी क्विक जो पहुंचाई, तो और आगे भी जरूरत पड़ने पे निरंतर वो उपलब्ध थे। तो नौसेना ने एक सहयोगी भूमिका तो निभाई है। और ये बिखराव क्यों हो गया नवाब की सेना में पिछड़ा सैन्य संगठन के कारण? क्या इसके लिए केवल नवाब को दोषी देंगे? नहीं, उस समय भारत में राष्ट्रीय चेतना नहीं थी, राजनीतिक एकता नहीं थी, केवल नवाब को भी हम इसके लिए दोषी, वो युग ऐसा था। एक लास्ट पॉइंट और लिख ले आप, कुछ सामान्य कारण भी थे, देखिए आप, कुछ सामान्य कारण भी थे, जैसे राष्ट्रीय चेतना का अभाव, कौमा राजनीतिक एकता की कमी, एकता की कमी, कौमा भ्रष्टाचार इत्यादि। ठीक है, तो नवाब क्यों पराजित हो गया प्लासी की लड़ाई में, या कंपनी क्लाइव को क्यों सफलता मिली इस लड़ाई में, उससे संबंधित ये लगभग ये सारे कारण आपको पता हैं। जब हम कारण पढ़ रहे थे तो उसी में हमने इसका डिस्कस कर लिया था, बस केवल एक पॉइंट्स के रूप में रख दिया आपके सामने। नीचे के जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखा है, चारों पॉइंट्स, पिछड़ा सैन्य संगठन, नौसेना, एकता की कमी, हमने राजनीतिक दशा में आपको याद होगा पहले दिन ही बताया था, याद है ना सभी को? इसको जानबूझ के पीछे रख दिया हमने एक बार के लिए ताकि आपको ध्यान रहे। 18वीं सदी के राजनीतिक दशा में, यानी कुछ परिस्थितियां भी इसके लिए हैं, उस दौर की जो परिस्थितियां। ठीक, प्रश्नों के साथ क्या होता है, जब प्रश्न आपके पास आएंगे ना तो आपके ओपिनियन वगैरह जानने की कोशिश की जाती है, तो हमारे पास बस समझ होनी चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, फिर जैसा प्रश्न होगा वैसा उत्तर हम इसमें से डील करेंगे हम। ठीक, ये है प्लासी की लड़ाई के कारण और नवाब के असफलता के कारण। हम लोग थोड़ी बहुत राइटिंग के बारे में दो चार बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग और बात करेंगे आगे आपसे। देखो ये सिनॉप्सिस बना हुआ है कारण का, और असफलता का कारण अभी आपको बना दिखा दिया आपको, है ना, उसको आप वैसे ही देख लीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, हम सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा उत्तर लेखन। इस पूरी आईएएस की तैयारी में सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो है उत्तर लेखन। ठीक, और जब भी हम उत्तर लेखन की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है प्रश्न को आरंभ कैसे किया जाए। ठीक है,
एक सवाल हमेशा होता है, प्रश्न को आरंभ कैसे किया जाए, फिर प्रश्न की मुख्य मांग को समझना, इसका मतलब होता है क्या लिखना है एक्चुअल में। ठीक है, मुख्य मांग को समझना यानी क्या लिखना है। और जब हम मुख्य मांग की बात करते हैं तो इसी में निर्देश भी आ जाते हैं। निर्देश जैसे सबसे ज्यादा अभी आपको क्या दिखेगा, टिप्पणी दिखेगा, समालोचनात्मक परीक्षण दिखेगा। जीएस में वैरायटी ज्यादा है, ऑप्शनल में वैरायटी कम है। ठीक, जीएस में ऐसे निर्देश बहुत, ऑप्शन में लिमिटेड ऑप्शन पे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, वो जरूरत के हिसाब से बताएंगे आपको हम। ठीक है, टिप्पणी है, समालोचनात्मक परीक्षण है ना, इत्यादि निर्देश। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मुख्य मांग। ठीक, क्योंकि क्या लिखना है उसी में, जैसे मान लो आप, जैसे एक सवाल एग्जाम्पल, प्लासी की, मतलब प्लासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था बल्कि विश्वासघात था, टिप्पणी करें। ऑप्शन में एक बार ये सवाल आया है। ठीक, प्लासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था। ठीक, एक पहलू हो गया, बल्कि ये विश्वासघात था, ये दूसरा पहलू हो गया। और तीसरा क्या है, इसमें टिप्पणी करें। दो बातें तो एकदम क्लियर हो गई आपको, बड़ा युद्ध है या नहीं। हम जो दो चार बातें हम उसके बारे में लिख सकते हैं, विश्वासघात कैसे है तो दो चार बातें हम इसके बारे में भी लिख सकते हैं हम। अब इसी में आ जाएगा टिप्पणी करें। तो टिप्पणी में क्या होता है, टिप्पणी में आप अपनी बातों को रखने के लिए फ्री हैं। कैसे फ्री है मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, राइटिंग करा के थोड़ा बताऊंगा आपको मैं। ठीक, अभी सीखने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा हमारा, है ना। तो मुख्य मांग पे हम ध्यान देते हैं, फिर हम निष्कर्ष पे ध्यान देते हैं। ठीक, कैसे स्टार्ट करेंगे आप समझिएगा ध्यान से। किसी भी उत्तर में क्या होता है, स्टार्ट पे ध्यान देना है आपको, फिर क्या लिखना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टार्ट और कंक्लूजन उत्तर नहीं होता है। क्वेश्चन को स्टार्ट करना और क्वेश्चन को कंक्लूड करना इज नॉट द आंसर। ठीक, जो लिखना है वो बहुत, अभी मैं क्वेश्चन लिख करके भी बोर्ड पे आपको भी समझाता हूं। ठीक, फिर अब इस पे चलते जाएंगे हम लोग आगे कि जैसे एक होता है ना, ललक होती है मन में बहुत अच्छे नंबर के लिए और क्या करना है, और क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि बस आप प्रश्न को ठीक से समझ लीजिए और सही दिशा में। हम जितना यहां सोचते हैं, जैसे मान लो ग्रेजुएशन में हमारा एग्जाम्पल के तौर पे हिस्ट्री है और मैंने हिंदी साहित्य ले लिया, ठीक है, ऑप्शनल एग्जाम्पल के तौर पे। अब हमने कई बार देखा बच्चे तो बच्चे ही हैं, मतलब बच्चों को इसमें कोई दोष नहीं है। हो सकता है एक साल तक इस बात पे परेशान रहें कि मेरा तो हिस्ट्री था, मैं हिंदी ले लूं, ले रहा हूं, इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा। ठीक है, पता नहीं ये सवाल पिछले एक साल में हजारों बच्चों ने मुझसे पूछा, एक लाइन का उत्तर है। ठीक है, ये पूछना क्या है एक लाइन का उत्तर है। बात करेंगे ना आपसे, आपको तुमने फ्री कर दिया बात करने के लिए, क्लास पे टाइम पे क्लास करते हैं हम लोग, है ना। ठीक, क्लास के टाइम पे हम लोग क्लास की बात करते हैं, क्लास के बाद बाकी जो पूछना होगा पूछिएगा, मैं बताता रहूंगा आपको मैं। ठीक है, क्लास के टाइम पे तो टॉपिक पे चलते हैं जो हमें हिस्ट्री देखते हैं, है ना। अब सोचो 6-6, 8-8 महीने हमारे निकल जाते हैं डिसाइड करने में, इंटरव्यू में हमसे एक सवाल पूछ दिया तो क्या होगा। तो बच्चे जहां हैं वहां से सोचना उनका गलत नहीं है, बालमन है। ठीक है, बालमन में सवाल तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो अभी वहां पे क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में अफरा तफरी का माहौल होता है, जो जहां से याद आया लगता है यही लिख दो। हम जितना सोचते हैं और जो परफॉर्म करते हैं उसमें बड़ा गैप होता है। शुरू से यदि हम पढ़ने का तरीका संतुलित हो, बेवजह का विस्तार न दे, यह आप तय नहीं कर पाएंगे। जैसे इस विषय पे मेरी पकड़ अच्छी है तो मैं आराम से सोच लेता हूं, कोई भी आप टॉपिक दे दीजिए मुझे, मैं क्वेश्चंस देख करके मैं फ्रेम कर दूंगा, 30 साल का क्वेश्चन देख के मैं फ्रेम कर दूंगा कहां कितना कैसे पढ़ना चाहिए।
30 साल का 40 साल का क्वेश्चन मैं रख लूंगा और मैं फ्रेम कर दूंगा कि इस टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ो आप। 40 साल बहुत होते हैं ना, कितने लोग रिटायर कर गए 40 साल। ठीक है, तो यहां पे अनुभव की जरूरत पड़ती है, इसमें कोई गलती किसी की नहीं है। जिसको हम लोग कहते हैं ना मार्गदर्शन, कोचिंग के रूप में हो या कोई भी गाइड आपको कर रहा हो किसी भी रूप में, यहां जरूरत पड़ती है कि कोई अच्छी नीयत से आपको थोड़ा वो गाइड करे, आपका समय सेव करे। आपको एग्जाम में क्या, जैसे कई बार क्या होता है कि एग्जाम में चीजें एकदम बिखराव वाली स्थिति, जीएस में तो जो स्थिति होती है पहले पेपर में, जीएस में पहले 3 घंटे में आपको पूरा इतिहास पढ़ के जाना है, पूरा भूगोल पढ़ के जाना है, सोसाइटी पढ़ के जाना है, और अगले 3 घंटे में ठीक 2 घंटे के गैप के बाद अगला पेपर होगा आपका 2 से 5, पूरा का पूरा पॉलिटी, आईआर और गवर्नेंस पढ़ के आपको जाना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संविधान, हिस्ट्री अपने आप में, जिन लोगों ने कभी जीएस की कहीं भी क्लास की होगी, यदि आप मान लो कि 1200 घंटे आप जीएस में क्लास कर रहे हो, ठीक एग्जाम्पल के तौर पे, तो 500 घंटे तो आप वहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी पढ़ रहे हो, पेपर 1। ठीक, 100 घंटे भी हमने मान लिया गवर्नेंस का, और सब 200 घंटे, ये तो 1200 घंटे में 700 घंटे तो पहले दिन जाके आपको लिखना है, बाकी 500 घंटे में सारा पेपर है। कभी आप बैठ के सोचेंगे, ठीक है, हम लोग तो हर नेचर उसका ऐसा है, तो पहले दिन ही बिखराव की स्थिति आ जाती है। बहुत सारे बच्चे जो मेंस देते हैं ऑर्गेनाइज नहीं होते, उनके मन में आता है अब किसी तरह से इस बार का अटेम्प्ट दे दें, अगली बार सब ठीक कर देंगे। अच्छा, अगली बार स्टूडेंट फिर उसी सिचुएशन में आ जाता है, काश समय का उपयोग ठीक किए होते, मेरे जीवन में राहु केतु नहीं आया होता, जिस रूप में आ गया हो जीवन, ठीक है, पता नहीं होता है राहु केतु का, ठीक है, फिर वही अनुभव हो जाएगा आपका। तो क्या होता है, इसको कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसलिए एग्जामिनेशन में जब हम, जैसे मैंने कहा धीरे धीरे मैं आपको एक सिस्टम समझाऊंगा आपको, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले आप उस लेवल पे इतनी बार अपने आप को आजमा लें कि वहां पहले मिनट से आखिरी मिनट तक आपकी पकड़, बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसलिए सफल बहुत कम लोग होते हैं। ठीक, बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसलिए सफल भी बहुत कम लोग होते हैं। किसी ने थोड़ी कहा सिर्फ नहीं, तुम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो एग्जाम, 25 में मार देंगे गोली तुमको, अभी 26 में दे रहे हो एकदम पूरा, ठीक है, किसी ने, ये तो हमने बंदूक तान लिया ना अपने ऊपर। मैं हमेशा कहता हूं कि ठीक है, आपने सोच लिया ना 26-27 देना है एग्जाम, खुश रहो, पढ़ने पे भी पहले ध्यान दो आप लोग। होता क्या, उत्साह बनता है फिर टूटता है, सस्टेन लोग नहीं कर पाते हैं लंबे समय तक इस एग्जाम में। और एकदम से कोई ऐसी बात जो आपको मोटिवेट कर रही हो ना, और आपने पकड़ लिया कि नहीं मुझे करना है, ये बहुत सिंपल सजेशन है। हम एग्जाम में क्यों टेस्ट करें, उससे पहले क्यों ना अपने आप को टेस्ट कर लें। हम सेम सिचुएशन में क्यों नहीं एग्जाम दें, हम जीएस 2-2 पेपर दे दें, हम ऐसे लिखें, हम फिर 3 दिनों के गैप के बाद ऑप्शनल जाकर के लिखें हम। ये किसने कहा कि एग्जाम में जाके ही प्रयोग करना है। कोई भी स्टूडेंट अपने आप को इस पे पकड़ ले कि नहीं हमें तैयारी करनी है, हमें उसी हिसाब से परफॉर्म करना है। 2 बार भी इस तरह से राइटिंग करके यदि वो मेंस लिखने जाता है, 2 बार भी करके केवल मैनेजमेंट से 5-10 नंबर बढ़ा लेगा हर एक पेपर। पहला तो पढ़ाई की बुनियाद ठीक होनी चाहिए, और उसमें हम लोगों की भूमिका बढ़ जाती है, जो हम लोग बार बार कहते हैं आपको। मेरे ऊपर है कि काल कोठरी पे मैं पूरा दिन निकाल दूं, कि मैं 2 मिनट में उसको समझा के आपको, इतनी बात है, ये आर्गुमेंट है, ठीक है। ये मेरे षड्यंत्र सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है अंग्रेजों का, तो षड्यंत्र पे सबसे ज्यादा सवाल भी हैं। परिणाम सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो परिणाम पे सबसे ज्यादा सवाल भी हैं।
ये जो एनालिसिस होता है, जब लोग कहते हैं पीवाई क्यू आप कब समझोगे? जब सब्जेक्ट की समझ होगी। केवल पढ़ने से समझ थोड़ी बन जाती है। जो लोग कहते हैं कि पीवाई क्यू से पीटी मेंस की तैयारी वाकई बहुत अच्छी होती है, पर पहले सब्जेक्ट की समझ तो बने आपकी। तो सब्जेक्ट की समझ के लिए जरूरी है कि भाई जो आपका ड्राइवर हो उसको भी समझ हो। जानकारी होना और एग्जाम के अकॉर्डिंग बातों को बताना, दोनों में बहुत अंतर है। मैक्सिमम टीचर फील ही नहीं कर पाते कि एग्जाम में क्या होगा, जानते तो बहुत हैं वो, उनका कुछ विजुअलाइज नहीं कर पाते बहुत सारे लोग कि कैसे हैंडल करना है। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या आ जाती है मार्गदर्शन। ठीक है, अनुभवी होते हैं, ज्ञानी, भाई नॉलेज है, तो पता चला कि हम उसी यात्रा में हम निकल चले हैं। खैर, तो हमने कहा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन उत्तर नहीं होता है। ठीक, ये बातें यहां हमने अब जैसे हम बात करें आपसे, हम शब्द संख्या, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी बातें आपको मैं भी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको मैं। शब्द संख्या ये आगे समझाऊंगा मैं आपको। समय प्रबंधन ये भी आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, और भी कुछ कुछ चीजें हैं, निर्णय कैसे लेना है, कौन सा अटेम्प्ट करें कौन सा अटेम्प्ट ना करें, ये पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते आ जाता है। 8 में 5 लिखने होते हैं, 2 तो कंपलसरी हो गए।